है। क्या आप भी समझते हैं कि आपकी बहुत अच्छी कमाई है और आप धनवान हैं? देखिए, आय और धन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपकी बहुत मोटी सैलरी हो सकती है, आपकी दूसरी इनकम्स हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धनवान हैं। अधिक आय होते हुए भी मुसीबत के समय आप परेशानी में पड़ सकते हैं, अगर आपने ठीक से कदम नहीं उठाए तो। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप इन्हें पहचानते हैं? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, विश्व के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न। पूरी दुनिया में इनके शो होते थे और एक-एक शो का लाखों रुपए इनको मिलता था। हालाँकि बिस्मिल्लाह खान साहब का ये कहना था कि वो कभी पैसे के लिए शो नहीं करते, पर फिर भी इनको पैसा तो मिलता ही था। लेकिन क्या हुआ, जब ये बहुत बीमार हुए, इनके पास अपने इलाज का पैसा नहीं था। इन्हें सरकार से मदद माँगनी पड़ी और कुछ दूसरे सेलिब्रिटीज़ ने भी इनकी मदद की और इनकी मृत्यु के समय ये एक निर्धन व्यक्ति की तरह थे। इसे तो आप बखूबी पहचानते ही होंगे, माइकल जैक्सन, पॉप और डिस्को की दुनिया के बेताज बादशाह। एक-एक शो के करोड़ों रुपए, और अमेरिका में तो आप जानते ही हैं कि पॉप कल्चर में कितना पैसा है। इन्होंने पैसा कमाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब मृत्यु हुई, फिर वही कहानी। $500 मिलियन का कर्जा। $500 मिलियन आप समझते हैं? अगर आज $500 मिलियन को भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनता है 4,000 करोड़ रुपए से। तो एक विश्व विख्यात डिस्को डांसर, सिंगर, जिसकी कमाई का कोई अंत नहीं था, लेकिन वो भी धनवान नहीं था। आय अत्यधिक थी, लेकिन धनवान नहीं था। वो बैंकरप्ट था, दिवालिया, और जब मृत्यु हुई तो 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा पीछे छोड़ गए। तो इस सब का क्या कारण है? क्या कारण है कि इतनी अधिक कमाई के बावजूद ये व्यक्ति और इन जैसे बहुत सारे व्यक्ति धनवान नहीं बन पाते? देखिए, आय वो पैसा है जो आपको मिलता है आपकी मेहनत का। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपकी अच्छी नौकरी है और आपकी मोटी सैलरी भी है, तो आप एक अच्छी तनख्वाह कमाते हैं। इसको कहते हैं कमाई। कमाई धन नहीं है, लेकिन कमाई धन सृजन करने का जरिया बन सकती है। यही आज इस वीडियो का मैसेज है। आइए समझते हैं। आय तो हमने समझ ली कि जो हमें सैलरी मिलती है या और दूसरी चीजों से जो हम जब काम करते हैं उससे उसका जो पारितोषिक हमें मिलता है, कंपनसेशन, वो हमारी कमाई है। संपत्ति क्या है? संपत्ति वो वैल्यू है, वो बाजार मूल्य है, जो हमारी जितनी भी एसेट्स हमने ली है, हमारा मकान है, गाड़ी है, सोना चांदी, ये जितनी भी संपत्तियां हैं, इनका जो बाजार मूल्य है, हम कह सकते हैं नोशनल। ऑब्वियसली आप इनको बेचना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम इनके बाजार मूल्य का आकलन करें, तो जो मोटा मोटा बाजार मूल्य का आकलन जो होता है, ये आपका धन है, ये आपकी वेल्थ है। तो ये जो वेल्थ हमने समझी, ये कहां से आती है? आप अगर बहुत ज्यादा भाग्यशाली है तो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ लोगों को मिल जाती है। लेकिन हम उन मेहनत कश लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी आय तो है, लेकिन जिनके पास धन नहीं है। वो वेल्थ क्रिएट कैसे करें?
देखिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो पहला कदम जो आपको उठाना है, वो है आपकी जितनी भी इनकम है, उसका एक हिस्सा आप खर्च ना करें। इनकम का जो हिस्सा आपने खर्च कर दिया, वो आपके पास नहीं रहेगा। जो आपने बचा लिया, वो आपके पास है। जो बचत है आपकी, वो आपके धन के सृजन में मदद कर सकती है। तो पहला कदम क्या है कि आप जितना भी कमाएँ, वो सारा पैसा खर्च ना करें। एक ठीक-ठाक अमाउंट उसमें से सेव करें। तो पहला कदम है बचत। तो क्या बचत धन है? जी नहीं, बचत भी वेल्थ नहीं है। हाँ, एक मोटे तौर से कह सकते हैं कि अगर आपने साल में 10 लाख रुपए कमाया और 8 लाख आपने खर्च कर दिए, 2 लाख आपने बचा लिए और उस 2 लाख को आप अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया या कैश निकाल कर अपनी घर की ड्रॉयर में या पॉकेट में रखा है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपए की वेल्थ है, लेकिन ये वास्तव में वेल्थ नहीं है। वेल्थ का जो ट्रू मीनिंग है, धन का ट्रू जो असली मतलब है, ऐसी संपत्ति जो अपने आप समय के साथ जिसका वैल्यू, जिसका मूल्य बढ़े, जो खुद एक कमाई का जरिया बने। अब आप कहेंगे कि कोई भी संपत्ति है या कैश भी है, अगर बैंक में भी डाला है, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो उसमें भी 2-3% की तो वृद्धि होती है। लेकिन एक एक्स फैक्टर भी है, वो है इन्फ्लेशन। तो जब तक आप अपनी बचत को ठीक से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बचत बढ़ रही है या उसकी वैल्यू कम हो रही है। आपको लगता है कि आपने 2 लाख रुपए बचाए और 2 लाख आपके सेविंग अकाउंट में है या आपकी पॉकेट में है, तो आपके पास 2 लाख रुपए हैं। हाँ, 2 लाख रुपए आपके पास हैं, लेकिन उस 2 लाख रुपए का जो वैल्यू है, जो परचेज़िंग पावर है, वो वक़्त के साथ कम होती है। इसी को हम आगे समझेंगे। तो जब आप अपनी बचत को इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो कहाँ-कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज़, भारत में खासकर मिडल क्लास में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। हम घर बनाते हैं, कुछ और पैसा है, तो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं किराए पे देने के लिए, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। तो ये सब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के ज़रिया है। गोल्ड, भारत में सभी घरों में थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदा ही जाता है। हाँ, उसे हम निवेश के तौर पर नहीं खरीदते। माताएँ-बहनें ज्वेलरी के रूप में या कभी त्योहारों के आस-पास हम कॉइन्स, बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं होता। फिर भी सोने-चांदी की कीमत बढ़ती तो है ही, लेकिन हम सोने-चांदी में निवेश भी कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं और आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, भारत सरकार के गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ भी अवेलेबल है, जिससे हम सोने में निवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी फिर बहुत कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो स्टॉक मार्केट भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, निवेश किया जा सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे मिडिल क्लास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं।
बच्चों के लिए भी पॉलिसी लेते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो एक लमसम अमाउंट मिलेगा, उनकी पढ़ाई, शादी के लिए काम आएगा। पेंशन स्कीम्स भी है काफी, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज की। और फिक्स डिपॉजिट मेरे ख्याल से सबसे अधिक पॉपुलर क्षेत्र है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। हम सबके कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में रहता है बैंकों के पास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे हम अपनी बचत को निवेश कर सकते हैं, और ये निवेश हमें वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। अब जब हम निवेश करने की सोचते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा निवेश हमारे लिए उपयुक्त है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है समय। हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास पैसा है, हम उसे 6 महीने, 1 साल, 5 साल, कितने दिन के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समय को इस तरह से समझना है। जितनी लंबी अवधि के लिए पैसा अवेलेबल है, उतना ही अच्छी इन्वेस्टमेंट जिसमें कंपाउंडिंग का फायदा भी हमें मिलेगा, वो हम कर सकते हैं। हम कितना जोखिम लेने की स्थिति में है, ये आपकी कमाई पर, आप जीवन की किस स्टेज पर हैं। मतलब अभी आपकी नौकरी लगी है, आपने अभी कमाना शुरू किया है, आपकी शादी नहीं हुई है, 25 साल उम्र है, शादी में भी 5-6 साल, 4-5 साल बचे हैं, तो आप थोड़ा जोखिम भी ले सकते हैं। आप 35-40 साल की उम्र है, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कम हो जाएगी। और फिर वापस से जब आप 55-60 साल के होंगे, आपके बच्चे नीचे सेटल हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी हो चुकी है, हो सकता है आपकी जोखिम लेने की क्षमता फिर दोबारा से बढ़ जाए। तो जोखिम हम अपने जीवन के किस पड़ाव पर है, इससे भी निर्भर करता है। और लिक्विडिटी, तरलता, हमें हमारी व्यवस्था, हमारा जो परिवार है उसकी व्यवस्था किस तरह की है कि हमें बहुत छोटे नोटिस पर क्या पैसे की जरूरत पड़ती है, या हमारे पास सफिशिएंट बैकअप है, सफिशिएंट लिक्विड मनी है, बैंक में डिपॉजिट्स वगैरह हैं, जो रोजमर्रा की ऊपर नीचे आने वाली जरूरतों का हम ध्यान रख सकते हैं, और एक कुछ पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है ये निर्णय लेने के लिए कि हम किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इज अ बिगेस्ट एक्स फैक्टर। तो जब भी हम इन्वेस्ट करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि हम ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करें कि जो हमारा पैसा है वो इन्फ्लेशन से अधिक कमाए। मतलब उसमें इतनी वृद्धि हो कि इन्फ्लेशन के बाद भी उसका बाजार मूल्य जो आज है उससे कम ना हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से कम कमाती है, तो आप वास्तव में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी बचत बढ़ नहीं रही, वो रियल सेंस में कम हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक मोटा पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में डाला। अब फिक्स डिपॉजिट्स में आपको 7-7.5% ब्याज मिलता है। भारत में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन है अभी 5-5.5%। आपको 7.5% जो ब्याज मिला, उसमें से ऑलमोस्ट वन थर्ड, आप अगर 30 से 37% का जो हाईएस्ट पैकेट है उसके आसपास है, तो आपका वन थर्ड जो इंटरेस्ट आपको मिला वो इनकम टैक्स में चला जाएगा। तो जो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम हुई वो कितनी हुई? 5%। 7.5% में से वन थर्ड सरकार ने ले लिया इनकम टैक्स। आपके पास नेट जो इंटरेस्ट मिला वो 5, और इन्फ्लेशन भी 5-5.5% है। इफेक्टिवली आपको कोई इनकम नहीं हुई आपकी बचत पर। हाँ, जो आपकी बचत जो आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए एफडी में डाला था, अगर इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट किया जाए तो 1 साल बाद भी वो 5 लाख ही है।
हालांकि उसमें 25,000 ब्याज जुड़ चुका, 5,25,000, लेकिन जितनी परचेजिंग पावर आज 5 लाख रुपए की है, उतनी ही परचेजिंग पावर आज से 1 साल बाद 5,25,000 रुपए की होगी। यही तो मुद्रास्फीति है, यही तो इन्फ्लेशन। तो इफेक्टिवली आपका 5 लाख रुपए 5 लाख ही रह गए। तो इसलिए जब भी हम इन्वेस्ट करें, तो ये विशेष रूप से ध्यान दें कि हम अपना जो टोटल हमारे पास बचत है, उसको इस प्रकार इन्वेस्ट करें कि हमारा पैसा इन्फ्लेशन से अधिक बढ़े, उसकी जो वृद्धि है वो मुद्रास्फीति की वृद्धि से अधिक अधिक जाएगी। जब आप ठीक प्रकार से अपनी बचत का अलोकेशन करेंगे, एसेट अलोकेशन, कितना आपको रियल एस्टेट में करना है, कितना स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी कितना आपको डेट फंड में करना है, कितना शेयर्स में आप जोखिम ले सकते हैं, कितना आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कितना आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बैंक में एफडी रखनी है या कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में भी रखना है। जब आप पूरी प्लानिंग से अपनी जरूरतों और बचत और बाजार में जो क्षेत्र अवेलेबल है निवेश के लिए, उन सब का अध्ययन करने के बाद जब आप निर्णय लेंगे, तो आप पाएंगे कि आप मेहनत करते हैं, आप कमाते हैं, और इसी प्रकार आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी कमाई के साथ साथ बढ़ती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा भी आपको मिलता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, हम सबने उनका सुना है नाम। क्वांटम थ्योरी उन्होंने दी थी। वो एक वैज्ञानिक के साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, और उनका ये कहना था कि जो दुनिया के 7 वंडर्स हैं, उनमें हमारा ताजमहल भी एक है। अगर 8वां अजूबा किसी को कहा जाएगा, तो वो है कंपाउंडिंग। शुरू के सालों में कंपाउंडिंग का उतना प्रभाव हमें नहीं दिखता, बट जैसे ही 5, 6 साल, 10 साल हमारी इन्वेस्टमेंट लगातार किसी क्षेत्र में रहती है, तो फिर हम आय के ऊपर आय, जैसे ब्याज हमने सुना ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, हम सब ने स्कूल में पढ़ा था। तो चक्रवर्ती, इसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो वो भी चक्रवर्ती तरीके से बढ़ती है। आपके जो बॉन्ड है या इवन आपकी जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, आप लंबे समय तक रखते हैं। आज वो आपने 50 लाख का कोई फ्लैट लिया, अगर मार्केट में 10% प्रॉपर्टी हर साल बढ़ती है, तो अगले साल वो 55 लाख की होगी। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बेस है, वो 50 नहीं रहेगा, 55 लाख हो जाएगा। फिर 55 का 10% बढ़ेगी, फिर 55 लाख में 5,50,000 जुड़े, तो 60,50,000 आप बेस बन गया थर्ड ईयर के लिए। इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं कि बेस आपका ऊपर चलता जाता है। आपकी रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% ही रहे, तब भी क्योंकि आपका हर साल बेस बढ़ता जा रहा है, तो जो एब्सोल्यूट अमाउंट में जो वृद्धि होगी हर साल अधिक होगी। और एक समय आएगा कि जितनी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूल धन जो आपने इन्वेस्ट किया था, उतना हर साल या हर 2, 3 साल में उतना वो बढ़ने लगेगा। तो यही कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो धनवान बनने के लिए और धन का सृजन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? कमाई, कमाई तो होनी चाहिए, उसी में से खर्चा होगा और उसी में से बचत। कमाई का एक अच्छा पोर्शन हम कोशिश करें कि हम बचाएं, और उस बचत को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, सारे जोखिमों को समझकर और सारी अपॉर्चुनिटीज को समझकर जब हम इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारी बचत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। बचत हमें धनवान बनाएगी। बचे हुए पैसे का ठीक से इन्वेस्टमेंट ना करना, अपनी बचत को एक किस्म से वेस्ट करने के बराबर। तो हम बचत करें और बचत को ठीक से इन्वेस्ट करें।
और धनवान बने। आगे के मैसेज, आगे के वीडियोस में ये हमारा पहला वीडियो है, और इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो आपका ध्यान आकर्षण करना, कि आप ये ना समझ लें कि आपकी अच्छी कमाई है और आप कुछ समय बाद अपने आप ही धनवान बन जाएंगे। जी नहीं, आपकी कमाई है, आपको बचत करनी होगी और उस बचत को ठीक से इन्वेस्ट करना होगा, तब आप धनवान बने। तो यहाँ हमारा ध्यान आकर्षण करना ही उद्देश्य था, और उम्मीद है कि हमने आपके मन में एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी जगाई होगी कि बचत को किस प्रकार ठीक से इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बचत करने में क्या-क्या हर्डल्स आते हैं? कहते हैं ना, बचत के दुश्मन कौन है? हू आर द एनिमीज ऑफ सेविंग। तो अगले वीडियो में हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि हम बचत क्यों नहीं कर पाते अच्छी कमाई होने के बाद भी। कौन सी ऐसी हमारी आदतें हैं जो हमें बचत करने से रोक देती है, और उसके आगे के वीडियोस में हम जितने भी निवेश के क्षेत्र हैं, एक एक क्षेत्र को बड़ी बड़ी बारीकी से समझेंगे कि हर क्षेत्र में समय के आधार पर, जोखिम के आधार पर, लिक्विडिटी के आधार पर क्या क्या डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, हर एसेट के अपने फीचर्स हैं। कुछ जो एसेट क्लास है उनमें जोखिम बहुत कम है, लेकिन लिक्विडिटी भी कम है और रिटर्न भी शायद कम है। कुछ क्षेत्र बहुत लिक्विड है, रिटर्न मॉडरेट है। कुछ क्षेत्र लिक्विड भी है, रिटर्न भी अच्छा है, जोखिम बहुत है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को देखते हुए हम एक बैलेंस्ड अपना निवेश कर सकते हैं। तो वो हम जब एक एक एसेट क्लास को समझेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि हाउ वी शुड प्लान आवर इन्वेस्ट, कि हम अपनी बचत का निवेश किस प्रकार करें। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने परिवारजन, साथी, मित्रों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाय, क्या आप भी ऐसा तो नहीं समझते कि आपकी अच्छी कमाई है तो आप धनवान हो गए? देखिए, आय और धन ये दोनों अलग चीज है। हाँ, आय से धन बनाया जा सकता है, लेकिन आय अपने आप में धन नहीं है। और आय कैसे धन में परिवर्तित होगी, उसके लिए आपको कुछ करना होगा। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बचत करनी पड़ेगी, और उस बचत को आगे सही ढंग से इन्वेस्ट करना होगा। तब आय धन में परिवर्तित होगी। किस प्रकार बहुत अधिक आय होने के बाद भी कुछ लोग धनवान नहीं बने, आइए समझते हैं।